Greetings everyone, welcome to commerce classes. In your last class we understood the concept of cost. That is, cost includes all the costs directly associated with the purchase of goods, right? So you have purchase price, you have taxes, you have direct expenses like freight, loading charges, unloading charges, etc. Now, when we consider taxes, we are to remember GST is to be included only if you are not availing tax credit. If you are availing tax credit for GST paid at this time, then GST will not be a part of cost. Okay, so direct expenses are included in the cost, and indirect expenses like selling and distributional expenses हो गए, marketing expenses हो गए, और storage cost above which is necessary for the um, materials to be used फॉर प्रोडक्शन. जब तक आप प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को यूज़ कर रहे हो उतना स्टोरेज आपका कॉस्ट का पार्ट होगा. बट बियॉन्ड दैट इज़ इफ़ यू होल्ड ऑन टू मटेरियल्स बियॉन्ड द नीड, ओके, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट हो जाता है. सो ये सारे कॉस्ट के कंपोनेंट ले लेते हैं. समटाइम्स वी आर कन्फ्यूज कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है ना. So direct expenses are those expenses which you incur to bring the inventories into your place of business and in the form in which it can be used. आप इन्वेंट्री को अपने बिजनेस की प्लेस पे लेके आने में और उसको उस फॉर्म में लेके आने में कि उसे यूज़ कर सके, जितने एक्सपेंसेस इनकर करते हो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और उसके बाद जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. दोज ऑफ यू हु आर फेमिलियर विद द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, अगर आप ये पढ़ के आए हुए हो तो उसमें यू नीड टू रिमेंबर अ वेरी बेसिक थिंग. जो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस आप डालते थे ना वो सारे डायरेक्ट होते थे, और P&L में जितने आते हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट चार्जेस आ जाते हैं, इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस आ जाते हैं, इसमें सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस. सो ये विल नॉट बी कवर्ड इन कॉस्ट. ठीक है. सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यू टेक अप द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट प्राइस. तो पहले हमें क्वांटिटी भी मेजर करनी होगी, फिर कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मेजर करना होगा. व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू आपको इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाती है. ठीक है ना. दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास. सो टुडे वी विल solve a practical question on this. Now see, we have ABC Limited manufacturing a product using raw material M1. ठीक है. आप रॉ मटेरियल कौन सा ले रहे हो? M1 ले रहे हो. कंपनी परचेज 10,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल एट 100 रुपीज़ पर kg. दिस प्राइस इंक्लूड्स GST. इस 100 रुपीज़ में GST 10 रुपीज़ है. इसका मतलब 100 में 90 हमने रॉ मटेरियल के लिए दिया है और 10 रुपीज़ हमने GST के लिए दिए. सो जब आप कॉस्ट प्राइस लिखोगे, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग टैक्स क्रेडिट तो कॉस्ट आपकी 100 होगी, क्योंकि आप GST का क्रेडिट नहीं ले रहे हो. आप जब GST पे करते हो गवर्नमेंट को, अगर उसमें आप इसका क्रेडिट, इसका बेनिफिट नहीं लेते हो, अपनी पेमेंट को इससे कम नहीं कर देते हो, तो ये कॉस्ट का पार्ट होता है. सो यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 आएगी. बट इफ़ यू वांट टू अवेल टैक्स क्रेडिट, अगर आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हो कि जब मुझे GST गवर्नमेंट को पे करना है तो मैं वहाँ पे बोल दूंगा दैट मैंने 10 रुपीज़ पहले पे किया हुआ है. यू पेड इट नाउ ना. 100 रुपीज़ में जो मटीरियल खरीद रहे हो उसमें यू हैव पेड 10 रुपीज़. सो यू विल से दैट आई हैव ऑलरेडी पेड. सो अब मुझे बेनिफिट दे दो. अब अगर मुझे गवर्नमेंट को पे करना है से 50 रुपीज़, तो आप कहेंगे 10 मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो अब मैं 40 दूंगा. तो आप 10 रुपीज़ का वहाँ पे क्रेडिट ले लेते हो, बेनिफिट ले लेते हो. सो इफ़ यू वांट टू अवेल टैक्स क्रेडिट, फिर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता. उस केस में कॉस्ट जो है वो 90 हो जाती है. समझ रहे हो. सो अगर आप बेनिफिट टैक्स क्रेडिट का लेना चाहते हो तो फिर वो कॉस्ट में नहीं आता. अगर आप बेनिफिट का नहीं उसका लेना चाहते हो देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. सो लेट अस सी. इट सेज इट डज नॉट वांट टू अवेल टैक्स क्रेडिट. आप टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहते हो, तो कौन सी कॉस्ट हमारी कंसिडर होगी? इफ़ यू डू नॉट वांट टू हैव बेनिफिट तो कॉस्ट यहाँ आ जाएगी. तो ये 10 रुपीज़ यहीं ऐड होके आपकी इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100. अगर आप क्रेडिट लेते तो 90 लेते. ठीक है. सो सी
11th में 12th में हमने कुछ स्टेटमेंट्स एज इट इज़ की थी जो वी जस्ट फॉलो अ पैटर्न, बट ग्रेजुएशन में क्या है, क्वेश्चंस आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, सो समझ के लिखना है। मैंने फॉर्मूला बोल दिया, ये नहीं कि उस फॉर्मूले को रट लो और उसी के अकॉर्डिंगली चलते जाओ। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एज पर दी अंडरस्टैंडिंग, सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। देन यू पेड फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस, सो ये तो तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। Purchase has been done by taking bank overdraft on which you paid interest. So interest is not a part of direct cost, क्योंकि इंटरेस्ट आप रॉ मटेरियल को बाय करने के लिए नहीं दे रहे हो। इंटरेस्ट आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपने पेमेंट अभी नहीं किया है या आपने पेमेंट का कुछ अरेंजमेंट किया है। सो ये फाइनेंस का खर्चा है, ठीक है, कॉस्ट का नहीं है। सो दिस वोंट बी इंक्लूडेड। ओके, आफ्टर दैट नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट इज़ 2%। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि नॉर्मल जो ट्रांजिट में हमारे बिजनेस के गुड्स का लॉस हो सकता है 2% का। सी, नॉर्मल का मतलब होता है विच इज़ नॉर्मल टू योर बिजनेस और टू द प्रोडक्ट। आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को या आपके बिजनेस में ये चीज़ अगर नॉर्मल है तो उसकी एक लिमिट फिक्स कर लेते हैं। जैसे अगर आपका बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें यू हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स कमिंग टू बाय द थिंग्स, यू कैनॉट कीप अ चेक ऑन ऑल द पीपल। सो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चोरी वगैरह जो है ना, स्मॉल थेफ्ट, दीज आर वेरी कॉमन देयर इन। सो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एंड अकॉर्डिंग टू द जो आपके बिजनेस में और जो हैं लोग, उनके एक्सपीरियंस से आप एक लिमिट रख लेते हो कि इफ़ माई लॉस इज़ अप टू दिस देन इट इज़ नॉर्मल, ये मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा। सपोज आप ग्लास प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो इट इज़ वेरी मच नॉर्मल कि कुछ ग्लास प्रोडक्ट्स आपके गिर के टूट जाएंगे, वो नॉर्मल है। सो एक लिमिट हो जाती है। सो अगर आपके लॉसेस इससे ऊपर जाते हैं देन दे आर ट्रीटेड एज एबनॉर्मल विच इज़ नॉट इन योर बिजनेस, नेचर के से थोड़ा ऊपर है। और sometimes the losses are due to some abnormal factors like which are beyond your control, like flood हो गई या theft हो गई मेजर आपके बिजनेस में, या फायर से लॉस हो गया, तो वो एबनॉर्मल है ही, वो तो है ही एबनॉर्मल। बट अदरवाइज भी हम कुछ परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं अपने बिजनेस की। सो लाइक यू रिसीव 9750 यूनिट्स। अब अगर आप ये 2% का लॉस लें तो 2% का लॉस मतलब आप नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 किलोग्राम का लॉस, क्योंकि आपने 10,000 किलोग्राम बाय किए। सो 200 आप नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इफ़ योर लॉस इज़ विद इन दिस लिमिट तो वो नॉर्मल है, बट इसके ऊपर हो जाएगा तो एबनॉर्मल। आपके पास कितना लॉस हो गया, 250 यूनिट्स का। यू एक्चुअली रिसीव्ड 250 यूनिट्स, सो किलोग्राम्स। सो आपका जो एक्स्ट्रा 50 किलोग्राम्स का लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा, ठीक है। So we have to measure all these things properly. Next है, you manufactured 1900 units, each unit requires 5 kilogram of raw material. So कितना मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि you manufactured 1900 units and each unit will be requiring 5 kilogram. So इतने units को मैन्युफैक्चर करने में कितनी क्वांटिटी यूज़ हो गई होगी, 5 किलोग्राम के बेसिस पे 9500 किलोग्राम की। तो ये क्वांटिटी यूज़ हो गई, कुछ क्वांटिटी आपकी बच जाएगी। लाइक यू हैव रिसीव्ड 9750, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 250 kilograms. So this is the quantity. Now we are to calculate cost of raw material consumed, closing balance, normal and abnormal losses. So first of all we will be measuring the quantities, because जो inventory का valuation है, value is based on 2 factors, quantity and pricing. सो प्राइस अलग कैलकुलेट होता है, क्वांटिटी अलग वैल्यू करते हैं, एंड देन यू मल्टीप्लाई द टू टू फाइंड आउट द वैल्यू। नाउ सो अवर फर्स्ट नोट विल बी फॉर द क्वांटिटीज, लाइक यू परचेज्ड, क्वांटिटी परचेज्ड 10,000 kilograms, quantity received, you received 9750 kilograms, which means you have a loss in transit of 250 kilograms. अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो नॉर्मल लॉस की हमारी लिमिट फिक्स थी 2% की। सो ये जो आपका ओरिजिनल ऑर्डर था उसका 2% आपका नॉर्मल है। सो 2% होता है 200। सो आपका क्योंकि लॉस उससे कहीं ज़्यादा है, सो आप इसमें नॉर्मल लॉस कह देंगे 200 किलोग्राम्स। सो बाकी का जो लॉस है दिस इज़ रेफर्ड एज एबनॉर्मल लॉस. So this is 50 kilograms. So this is one thing that we have settled.
Okay, so from quantity purchased we have got quantity received. Second is, out of the quantity that you are receiving, some amount is used and some amount is left. So this is the quantity that you have received. पहले तो आपके पास कुछ नहीं था, देयर इज़ नो ओपनिंग बैलेंस, कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब पूरे ईयर में यही क्वांटिटी हमें मिली थी. सो इसमें से क्वांटिटी यूज़ कितनी हो गई? 9500 किलोग्राम्स. ये कैसे आया? 1900 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए एट द रेट ऑफ 5 किलोग्राम्स पर यूनिट. सो आपका बैलेंस कितना आ गया? सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 250 किलोग्राम्स. अब यही चीज़ हम एक फ्लो चार्ट से या एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं. देखो, अब टोटल आपकी इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल है वो है 10,000 किलोग्राम. ठीक है ना. अब क्या किया इसका, जब हमने कोई चीज़ बाय की है या हम उसे यूज़ करेंगे और इट विल बी लेफ्ट विद अस, हमारे पास बच जाएगी या उसका लॉस हो जाएगा. सो इस क्वांटिटी में से या तो कुछ इसका लॉस हो जाएगा और बाकी हमें मिल जाएगी. पहले तो हमें मिला कितना ये देखना है ना. अब लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस. ये फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम है. हमें पता है वी रिसीव्ड 97,550 किलोग्राम. इसका मतलब 250 लॉस हो गया, क्योंकि ये फ्लो में तो मैच करने चाहिए ना. ऊपर के टॉप से, टॉप है 10,000, सो 9750 किलोग्राम रिसीव, 250 का लॉस. अब इस लॉस में नॉर्मल होना चाहिए था अप टू 200 किलोग्राम. सो बाकी एक्स्ट्रा लॉस जो है वो आपका एबनॉर्मल में क्वांटिफाई हो गया. नाउ व्हाट यू रिसीव्ड विल बी आइदर यूज्ड or will be left as a balance. So out of the two we know that we have used 9500 kilograms. So हमारा बैलेंस बच गया 250 kilograms. All right. So सेम इन्फॉर्मेशन एक अलग फ्लो चार्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इट्स अप टू अस हाउ डू वी वांट टू शो. लाइक हियर इन इफ यू आर राइटिंग 50 kilograms you will say 250 minus 200 kilograms. Here in this 250 kilogram has come as 9750 minus 9500 kilograms. This 9500 kilogram can be explained as 1900 units at the rate of 5 kilograms per unit. तो ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन है. सो अब वैल्यू में ये जो हमें वैल्यू मेजर करनी है, क्वांटिटी मेजर हो गई है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ आ गई. यू हैव गॉट नॉर्मल लॉस, यू हैव गॉट एबनॉर्मल लॉस, यू हैव गॉट क्वांटिटी यूज्ड, यू हैव गॉट क्लोजिंग बैलेंस. जिसको भी सॉल्व करना है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई इट विद द प्राइस. तो अब प्राइस क्या है? सिंस वी हैव स्टडीड अप टू कॉस्ट प्राइस ओनली, सो प्रेजेंटली हमारे क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस बेस्ड होंगे. सो अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो अब कॉस्ट प्राइस के कंपोनेंट लो. परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस एट्सेट्रा जो भी थे तुम्हारे. सो 10,000 kilograms एट द रेट ऑफ 100. दैट गिव्स यू 10 lakh. 100 इसलिए क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट आप क्रेडिट में नहीं ले रहे हो, सो जीएसटी इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. देन यू हैव फ्रेट, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 45,900. ठीक है. यू हैव इंटरेस्ट ऑल्सो, बट इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. सो आपके टोटल कॉस्ट जो आ गई ये है 10,45,900. अब इसमें जब हमें मेजरमेंट करने हैं, देन रिमेंबर जो 10,000 किलोग्राम आपने परचेज किया था, इसमें से लॉस आपका नॉर्मल लॉस हो गया था 200 किलोग्राम्स का. वाइल मेजरिंग द लॉसेस, नॉर्मल लॉस इज स्प्रेड ओवर द एंटायर बैलेंस. सो हम नॉर्मल लॉस को अलग से मेजर नहीं करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं. स्प्रेड करने का मतलब क्या है कि ये जो हमने क्वांटिटी बाय की थी, हमें नॉर्मल लॉस के अकॉर्डिंगली 9800 किलोग्राम आना है, तो हम मान लेंगे कि दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 9800 किलोग्राम. इससे क्या हो गया, आपकी ये जो टोटल कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर द क्वांटिटी. ओके. सो नॉर्मल लॉस के बाद आप इस कॉस्ट को मेजर करते हो, सो ये स्प्रेड हो जाती है. अदरवाइज आपका जो कॉस्ट प्राइस आती है 104.59 आती. 10,000 किलोग्राम की कॉस्ट अगर इतनी है, पर किलोग्राम की कॉस्ट हो जाएगी 104 रुपीज़. बट हमें नॉर्मल लॉस को अलग से मेजर नहीं करना, उसे हम कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. सो ये जो कॉस्ट है वो एक्चुअली 9800 किलोग्राम की मान लेते हैं कि नॉर्मल लॉस के ऊपर ये कॉस्ट
नॉर्मल लॉस स्प्रेड हो गया. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ गया? 10,45,900 अपॉन 9,800 किलोग्राम्स. सो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 106.72449. इसे हम 2 डिजिट तक लिख लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं. यही हमारा वर्किंग का सिस्टम होता है, ठीक है ना. बट क्या करेंगे, यू विल राइट इट अप टू 0.72, बट जब आप कैलकुलेशंस करोगे देन यू विल बी यूजिंग द होल फ्रैक्शन. बिकॉज अगर हम फ्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे फ्रैक्शन की वजह से टोटलिंग में दिक्कत आ जाएगी. सो यूज़ पूरा अमाउंट करना है, बट लिखते हुए डबल डिजिट 2 डिजिट तक करते हैं. सो वंस वी हैव मेजर्ड प्राइस ऑल्सो, ये प्राइसिंग भी हो गई, क्वांटिटी भी हो गई. तो अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. इन्होंने कहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो कितना आ जाएगा? तो कितना था? कॉस्ट हमें पता है 106.72. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 9,500 किलोग्राम्स, ठीक है ना. सो ये आ जाएगा 10,13,883. विल वर्क इट आउट अप टू फुल रुपी या 2 डिजिट तक आप ले लो, ठीक है. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. सो कॉस्ट हमें पता है सेम, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे कितनी बची थी? 250 किलोग्राम्स की. सो जो देख रहे हो ना वही लिख रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. ओके. सो 28,681.12 है, तो आप इसको 81 तक भी कर सकते हो. वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, आप कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस बोलो या वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस बोलो, इट इज़ नॉट मेजर्ड बट इट इज़ स्प्रेड ओवर द कॉस्ट. ये हमने नॉर्मल लॉस को मेजर नहीं किया, अदरवाइज ये 10,000 किलोग्राम की कॉस्ट थी, ठीक है ना. पर किलोग्राम निकालते नॉर्मल लॉस 200 किलोग्राम की वैल्यू आ जाती, बट वो वैल्यू नहीं करते हैं, उसको स्प्रेड किया जाता है. सो इसे मेजर नहीं करेंगे. नेक्स्ट हो गया कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. सो कॉस्ट वही है, एबनॉर्मल लॉस है 50 किलोग्राम्स का. सो ये आ जाएगा 5,336.22 रुपीज़. सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज एंड देन वी यूज़ दिस कॉस्ट. उसको यूज़ करके हम इन्वेंट्री के डिफरेंट कंपोनेंट्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप ये क्लियर है. अब इसमें एक स्लाइड सा चेंज कर देते हैं. ओके, देन लेट अस सी कि आगे क्या होगा. सपोज यू एक्चुअली रिसीव्ड 9,850 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल. आपको इतना रॉ मटेरियल मिला है. अब आपकी वर्किंग में क्या फ़र्क पड़ेगा? सी, क्वांटिटी परचेज्ड है 10,000, क्वांटिटी रिसीव्ड है 9,850 किलोग्राम. दैट मीन्स आपका लॉस इन ट्रांजिट है 150. सो अगर आपका लॉस 150 है, नॉर्मल लॉस का थ्रेशोल्ड था 2%, मतलब 200 किलोग्राम तक का लॉस होता तो हम उसे नॉर्मल मानते. सो आपका लॉस एक्चुअल में 150 किलोग्राम है, तो आप कहोगे कि मेरा 150 किलोग्राम का नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं. अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है. यू सी, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, तो आप यहाँ नॉर्मल लॉस को 150 किलोग्राम और एबनॉर्मल लॉस को 0 मानोगे. बट अगर यही चीज़ हम समझ के नहीं करेंगे, इसको जो स्टेटमेंट दिया उसको एज इट इज़ प्लस माइनस करेंगे, तो उसमें क्या करेगा बच्चा? दे विल से नॉर्मल लॉस हो गया 200 किलोग्राम, तो हमारा तो 50 किलोग्राम का फ़ायदा हो गया ना. सो दैट वे समवन मे थिंक कि नॉर्मल लॉस 200 है, तो बाकी जो 50 हमें एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि लॉस तो 150 का था, हमें 50 एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो हमारा गेन हो गया. प्लीज़ रिमेंबर, ये गेन नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल लॉसेज होते हैं, ये जो हम फिक्स करते हैं, ये हमारा एक एस्टिमेट होता है कि इतने तक हमारा थ्रेशोल्ड है. अगर मेरा इतना लॉस हो रहा है तो ये मेरा नॉर्मल है,
ठीक है। सो नॉर्मल लॉस में जो परसेंटेज या जो अमाउंट दिया होता है वो थ्रेशोल्ड होता है कि इतने तक नॉर्मल है, इसके बियॉन्ड एबनॉर्मल है। सो इतने तक का मतलब होता है कि अगर इससे कम लॉस है तो वो सारा नॉर्मल माना जाएगा। इन दैट केस एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है। उसको अलग मत ले लेना, नेगेटिव या फ़ायदा मत बना देना उसको, ठीक है। सो अब यहाँ हमारा ये फ़र्क आ गया। Herein you will be having 9850 kilograms, 9500 kilograms, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 350 किलोग्राम्स। सो ये फ़र्क सी, दिस इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो ये अंडरस्टैंडिंग में आया, और बाकी तो कैलकुलेशन एज इट इज़ चलनी है। Now what will happen when you are calculating cost price? Cost is as it is calculated, but now it will be spread over 9850 kilograms, because this is the quantity that you are having after normal loss, ठीक है ना। क्योंकि आपका नॉर्मल लॉस 150 किलोग्राम है, तो उसको स्प्रेड करने के लिए जो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी आ गई 9850। सो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड व्हेन यू यूज़ दिस चेंज्ड वैल्यू तो आपके इन सब के वैल्यूएशन बदल जाएगा। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में किलोग्राम उतना ही है, प्राइस आपका अब जो एडजस्टेड आएगा वो लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस विल नाउ बी 350 किलोग्राम्स एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन, प्राइस भी आपका चेंज हो जाएगा। नॉर्मल लॉस मेजर नहीं होता, अब नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में फिर नहीं होगा। सो व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द वैल्यू, आपके सारे अमाउंट्स थोड़े थोड़े बदलेंगे। सो फिर से सारी कैलकुलेशन, पूरी स्टेटमेंट रिवाइज होगी। सो प्रेजेंटली व्हेन वी आर मेजरिंग इन्वेंट्रीज ऑन कॉस्ट बेसिस, तो कॉस्ट के बेसिस पे आप इस तरह से इन्वेंट्रीज को मेजर करते हो। सो ये जो पॉइंट अभी हमने एक्सप्लेन किया है ना, देयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। सो इस क्वेश्चन में देखो आपका नॉर्मल लॉस थ्रेश होल्ड कवर ही नहीं कर रहा या कर रहा है, दैट यू आर टू सी। सो यू कैन प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल, and I'll give the solution in the comment section, and you can ask your queries after this. You solve this question, check your answer, and if you are having any doubts then you can ask these through comments. So I hope this calculation of cost is clear to you. समझ में I think आ गया होगा और आप क्वेश्चन कर सकेंगे। All right, so thank you very much.